चतुर के मुंह से 1,00,000 रुपए के तोहफे वाली बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर की बात का जवाब तो दिया, लेकिन इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी को तमाचा मारने के बाद भी चतुर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए मीनाक्षी से कहा, बज़्ज़ात लड़की, ये मत भूल कि तेरी रगों में शास्त्री खानदान का खून नहीं है। तुझे तो शिवा का बाप रास्ते से उठाकर लाया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? और ये तेरा भाई, इसकी औकात देखी है? कौन है ये? हाँ, कौन है? अच्छा ही हुआ जो इससे मेरी बहन की सगाई टूट गई। इससे सगाई तो क्या, कोई भी रिश्ता रखना मेरी बहन के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं होता। और रही बात 1,00,000 रुपए के तोहफों की, तो ये तोहफे देकर तुम लोग हम पर कोई एहसान नहीं करने वाले। ये सिर्फ कीमत है तुम्हें माफ करने की और फिर से तुम्हें हमारे समाज का हिस्सा बनाने की, समझी? चतुर के दिल चीर देने वाली कड़वी बातें सुनकर मीनाक्षी अपना चेहरा छिपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। चतुर की बदतमीजी और मीनाक्षी की हालत देखकर शिवा का खून खौल उठा। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने आगे बढ़कर चतुर पर हमला कर दिया, लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था, इसीलिए वो लड़खड़ाने लगा। शिवा को खुद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख चतुर ने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, ठीक से खड़े होने की औकात नहीं है और चला है मुझ पर हाथ उठाने। रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूं। इतना कहकर चतुर ने शिवा को लात मारकर गिरा दिया। शिवा को जमीन पर पड़ा देख मीनाक्षी दौड़ते हुए शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चतुर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करते हुए कहा, मत मारो मेरे भैया को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मत मारो प्लीज। बचपन से ही शिवा ने मीनाक्षी की ढाल बनकर उसे संभाला था, हर दुख तकलीफ में उसे बचाया था, लेकिन आज मीनाक्षी की बारी थी शिवा को बचाने की। वो किसी भी कीमत पर शिवा को चतुर से बचाने को तैयार थी और अपनी इसी जद्दोजहद के बीच उसे यह भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर चतुर के मन में वासना जाग उठी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनाक्षी से कहा, तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। इतना कहकर चतुर हवस भरी नजरों से मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। मीनाक्षी इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए वो चतुर की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई। उसने चतुर को अपनी तरफ आता देख चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मीनाक्षी को इस तरह तड़पता और छटपटाता देखकर चतुर के अंदर का दरिंदा जाग गया और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम शोर मचाओगी? मचाओ, मैं भी देखता हूं कौन आता है तुम्हें बचाने। अरे मचाओ शोर। इतना कहकर चतुर ने अपनी मजबूत बाहों से मीनाक्षी को जबरदस्ती खींचकर दीवान पर गिरा दिया। जब मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों को आगे कर खुद को चतुर से बचाने की कोशिश की तो चतुर ने उसे धमकाते हुए कहा, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे इस भाई को इतना मारूंगा कि इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी की रूह कांप गई। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसके भाई की जिंदगी। किस्मत ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वो जिस भी रास्ते को चुनती उसकी बर्बादी तय थी। आखिरकार हार कर मीनाक्षी ने अपने भाई को चुना और चतुर के आगे खुद को समर्पित कर दिया।
लेकिन तभी अचानक शिवा ने एक शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, चतुर, अगर तूने मीनाक्षी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इससे पहले कि चतुर शिवा की चुनौती का जवाब दे पाता, एक कांच की शीशी हवा में उड़ती हुई चतुर के सर से जा टकराई और चतुर एक झटके के साथ पीछे हट गया। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो शिवा अपनी पूरी ताकत के साथ उससे मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। इससे पहले कि चतुर उस कांच की बोतल वाले हमले से खुद को संभाल पाता, शिवा ने आगे बढ़कर उसकी टांगों के बीच एक जोरदार लात मार दी और चतुर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आओ! शिवा ने चतुर को इतनी जोर से लात मारी थी कि जमीन पर गिरते ही चतुर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे तारे नजर आने लगे। दर्द के मारे चतुर की जान निकली जा रही थी और उसकी आंखें तो मानो बाहर निकलकर गिरने को ही तैयार थी। उसकी हालत देखकर एक पल को तो ऐसा लगने लगा कि कहीं शिवा की वो लात चतुर को जीवन भर के लिए नपुंसक ना बना दे। लेकिन शिवा अब उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने गरजते हुए चतुर से कहा, दो कौड़ी के सड़क छाप गुंडे, मैंने कहा था मेरी बहन को हाथ मत लगाना, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। इतना कहकर शिवा चतुर की छाती पर जा बैठा और उसके दोनों गालों पर तड़ातड़ तमाचों की बौछार करने लगा। कुछ 25-30 तमाचों के बाद चतुर की हालत बद से बदतर हो गई। उसके दोनों गालों से खून बहने लगा और उसके 1-2 दांत भी टूटकर बाहर गिर पड़े। हालांकि शुरुआत में चतुर शिवा का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अब वो शिवा के गुस्से से नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने फौरन शिवा के कदमों में अपना सर रख दिया और उससे माफी की भीख मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं अपनी गलती मानकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। चतुर की विनती सुनकर शिवा ने अपने गुस्से को काबू में किया और गंभीर होकर पास ही पड़े शादी के कार्ड को देखने लगा। हालांकि उस वक्त शिवा का चेहरा भले ही भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा तेज और उसके शरीर में तलवार जैसी फुर्ती थी। उसने शादी के कार्ड को खोलकर देखा तो उस पर लिखे अपने 2 दुश्मनों के नाम देखकर शिवा चौंक गया। कार्ड पर दूल्हे के नाम के आगे उसके चचेरे भाई भास्कर शास्त्री और दुल्हन की जगह उसकी मंगेतर जयती अय्यर का नाम लिखा था। नीचे की लाइन में 3 महीने बाद शास्त्री भवन में शादी होने की बात लिखी गई थी और अंत में लिखा था, मेरे घर पर आपका स्वागत है। कार्ड को पढ़ते ही शिवा के हाथों की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने एक हाथ से उस कार्ड को मरोड़ने के बाद उसे चतुर के मुंह में ठूंसते हुए कहा, जाकर कह देना उन दोनों से मैं शिवा शास्त्री उनकी शादी के दिन वहां जरूर आऊंगा। शिवा के शब्द सुनकर चतुर डर के मारे वहां से भाग गया। चतुर के जाते ही अचानक मीनाक्षी को शिवा के कोमा से बाहर आने का एहसास हुआ तो उसने चौंकते हुए कहा, भैया भैया आप ठीक हो गए भैया। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे तो शिवा ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मीनू, मैं ठीक हो गया हूं। शिवा को अपने सामने इस तरह बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े देखकर मीनाक्षी दौड़कर उसके गले लग गई और उसने सुबक सुबक कर रोते हुए कहा, आप सच में ठीक हो गए भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गए। शिवा ने मीनाक्षी को सांत्वना देते हुए आगे कहा, मुझे माफ कर दो मीनू, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन मीनाक्षी ने अपना सर ना हिलाते हुए शिवा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और बहुत देर तक यूं ही उसके गले लगकर रोती रही। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी के आंसू थमे तो उसने शिवा से कहा, लो मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना भैया, मैंने पापा को आपके बारे में अभी तक नहीं बताया, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ, आपके बारे में सुनकर वो बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि वो चतुर अपना बदला लेने के लिए लौट कर आए, हम पापा के आते ही यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी ने अपने पापा को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसका फोन पानी में भीगकर बंद हो चुका था। यह देखकर मीनाक्षी परेशान होने लगी तो शिवा ने उसे समझाते हुए कहा,
मेरे यहां रहते हुए तुम्हें उस चतुर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि शायद ये उस चतुर की किस्मत ही थी जो शिवा की शक्तियां अभी तक पूरी तरह से उसके शरीर में विकसित नहीं हो पाई थी, वरना शिवा सिर्फ सांस लेने भर से उस चतुर की हड्डियों का चूरमा बना चुका होता। बहरहाल मीनाक्षी के मुंह से पापा के बारे में सुनकर शिवा ने उनसे पूछा, वैसे पापा कितने बजे तक घर आ जाते हैं? शिवा के सवाल का जवाब देते हुए मीनाक्षी ने कहा, इन दिनों उनकी नाइट शिफ्ट है ना, तो हमें सुबह 8-9 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर मेरा फोन खराब नहीं हुआ होता तो मैं उन्हें अभी बुलवा लेती। मीनाक्षी की बातें सुनकर शिवा ने चौंकते हुए उससे पूछा, नाइट शिफ्ट? आजकल हमारे दवाखाने में रात दिन काम होने लगा है क्या? शिवा की बातें सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे का रंग उतर गया और उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भैया, आजकल पापा टैक्सी चलाते हैं। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा दवाखाना बंद हो गया, दवाखाने के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया और पापा का वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। आपके एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 सालों में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मीनाक्षी की बातें सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके पिता एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसलिए उनसे उनका वैद्य का लाइसेंस छिन जाना शिवा के गले नहीं उतर रहा था, लेकिन इस वक्त उसने मीनाक्षी से इस बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उसने मीनाक्षी के गीले कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, खैर वो सब छोड़ो, सबसे पहले तुम कपड़े बदल लो, पूरी तरह से भीग चुकी हो, सर्दी लग जाएगी। शिवा के मुंह से बात सुनते ही मीनाक्षी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे और ऐसी हालत में वो अपने भाई से गले लगकर रो रही थी। यह ख्याल दिमाग में आते ही मीनाक्षी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपना तौलिया उठाया और भागते हुए कमरे में चली गई। मीनाक्षी के जाते ही शिवा टहलते हुए घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ को देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, धरती लोक हो या नाग लोक, दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत करती है। मुझे जल्द ही अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करना होगा ताकि मैं अपने शरीर और अपनी शक्तियों के बीच का तालमेल बिठा सकूं। शिवा अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अचानक उसकी नजर बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों पर पड़ी जिसमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिस कर जमा हुआ था। उस दिव्य नाग के खून को सोख लेने की वजह से बरगद के उन फलों में भी उस नाग की दिव्य ऊर्जा समा गई थी और इसी वजह से वो फल एक खास आभा के साथ दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बरगद की वो पूरी शाखा ही दिव्य ऊर्जा के साथ एक शक्ति पुंज में बदल चुकी थी। शिवा जानता था कि अगर कोई आम इंसान बरगद के उन फलों को सिद्ध करके उससे बनाई हुई गोली खा ले तो उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होना निश्चित है, जिससे उस गोली को खाने वाला मनुष्य लंबे समय के लिए स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रह सकता है। हालांकि ये सब तो शिवा पहले से ही जानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उस बरगद के पेड़ की वो जड़ें जिनमें उस दिव्य नाग की सांसें समाई थी। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि हो न हो उस दिव्य नाग के अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थी वो जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थी और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि केवल एक शिवा है जो उस दिव्य नाग की असलियत जानता है। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग की और उसने अपनी शक्तियां शिवा को क्यों दे दी थी? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से बुरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ